और आज की खबर आपको बता देते हैं कि भोजपुरा में शिवराज सिंह चौहान ने फिर एक बार बड़ी बात की और इस बात को लेकर हम आपके लिए आए हैं। भोजपुरा में बड़ा कार्यक्रम रहा और यहाँ पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भोजपुरा में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल कौन है और मोदी जी कौन हैं और स्वयं शिवराज सिंह कौन हैं, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से आप सुन सकते हो। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार भी हैं। बहन और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वही मिलेगा, और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही करेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस भोजपुरा के मेरे बहन और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वही मिलेगा, और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही करेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। गेस्ट टीचरों पे होती है ना आदरणीय, वो प्रदेश बर्बाद होता है। एजुकेशन इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी, एनी स्टेट, एंड यू कांट मेक एनी रिस्क, यू कांट मेक एनी डिफॉल्ट लाइक दिस। आप ये इनके बच्चे, सारे नेताओं मंत्रियों के बच्चे तो बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? आप इनके बढ़िया बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ पर रेगुलर टीचर आता है, सब चीज भर्ती होती है। अब क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, तो लाद होती है अतिथि शिक्षक को, जिसका ना तो कोई मापदंड है ना कुछ है, बस पढ़ाया जा रहा है। 4500 रुपए में पढ़ा भी रहा है, खिचड़ी भी बांट रहा है, वोटर आईडी बना रहा है, और आवश्यकता पड़ने पुलिस की ड्यूटी भी निभा रहा है। अरे कहाँ से पढ़ेगा भारत? हमारा भारत बस इतना है कि मध्य प्रदेश के जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब जन है, जो सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, उनको जाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी खिलाओ, उनको भगा दो। और जो बाकी जो प्राथमिक शिक्षक के तौर पर जो भर्ती हम करवा रहे हैं, बस उसका खाना पूर्ति करवाना इनकी भर्ती का, और कुछ नहीं है, खाना पूर्ति करवाना है। आप खुद सोचिए, पहले भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने हमेशा ये देखा कि चुनाव के टाइम निकलती हैं रिक्तियां और फिर नहीं हो पाती हैं, इसलिए ज्यादा संदेह है प्रदेश के युवाओं में। अब देखिए, मेरे साथ कई लोग जो जुड़े हैं, उनमें से एमपीपीएससी के मेंस के भी जो उम्मीदवार हैं, उनके भी अभी तक शायद आवाज आप तक पहुंच रही, लेकिन आपकी आवाज जो है, माइक हटा दी सर, माइक हटाइए, मेरी आवाज आप तक को। इस तरीके से विवरण जारी हुआ, इससे चल रहा है। 2021 में पूरे 1 साल तक यही मैटर हुआ कि हम 1 लाख पदों पे भर्ती कराएंगे, 1 लाख पदों पे भर्ती कराएंगे, बिना किसी आधार की भर्ती कराएंगे। और आज जब इन्होंने अभी कल जब जारी किया, इन्होंने जो सर्कुलर जारी किया, इसमें पूरे पदों को देखिए कि किन पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं, और जो भी पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं, कैसे कैसे उन्होंने छटाक भर के बांट रखी है कि 2022 में कौन सी भर्ती करवाएंगे, 2023 में कौन सी भर्ती करवाएंगे, कितने % 2024 भर्ती करवाएंगे। 2022 तो गया, उसका तो नोटिफिकेशन भी कुछ भर्तियों का आएगा, कुछ भर्तियों का जो भी आता है नोटिफिकेशन। ये बताइए, आबकारी विभाग की भर्ती निकली, आबकारी विभाग में 149 पोस्ट, जबकि वो 149 पोस्ट बैकलॉग पद हैं, जबकि 313 पद जो खाली हैं वो खाली पद हैं जो कि सामान्य भर्ती के लिए। तो अब इतने मतलब 20-25 लाख युवा जो रजिस्टर्ड हैं, व्यापम में रजिस्टर्ड हैं, और 40 लाख युवा जो कि बेरोजगार की वेबसाइट में अनरजिस्टर्ड है, उनके लिए 149 भर्ती लेकर के आते हैं और कहते हैं हम 1 लाख का सपना पूरा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इनका सिर्फ एक जुमला है कि 2023 में युवा बिल्कुल भी इनका विरोध न करे, आसानी से इनका चुनाव हो जाए। 2023 में इनका जो चुनाव होने के बाद 2024 में इनका लोकसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन दिनेश, मतलब आप चलिए, मैं उस पहलू को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं भाई, चूंकि आप युवाओं की आवाज उठाते दिनेश, आप लोगों को लग रहा है ये चुनावी लॉलीपॉप है, अगर मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन पहले आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि केवल मंच पे घोषणाएं होती हैं। अब कागजी तौर पर अगर विवरण आ रहा है भर्ती का, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है, ये बता दीजिए। दिक्कत है ना सर, अगर आप भर्ती करवाने जाते हैं तो आपके पास भर्ती कराने का एक आधार तो होना चाहिए, भर्ती कराने का मंच तो होना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जामिनर्स बोर्ड नंबर 1 का भ्रष्ट संस्था है, ये सबको पता है। आज मेरे पास पूरी फाइल रखी है, ऐसी फाइल दिखा दूंगा, किसी के 20 नंबर बढ़ा देना, किसी के 30 नंबर कम कर देना। और जो कंपनी लेती फर्जी कंपनी एडुकेटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई राज्यों के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी कंपनियों से लोग जो है एग्जाम करवाते हैं। इनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, इनके पास पीआरओ एक व्यक्ति नहीं बैठता है, इनके पास ढंग की संस्थाएं नहीं है, इनके पास ब्लैक लिस्टेड कॉलेज होते हैं, जिन कॉलेजों को लेकर के लगातार कैश लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, इनके पास रूल ही नहीं है।
एक 3 साल से एक मुद्दे को नहीं सुलटा पाए कि 14% की 27%। और बात करते हैं भर्तियों की, अगर इतनी ज्यादा पड़ी हुई तो आज तक अभी 2019 के बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ क्या न्याय हुआ बताइए? 2020 के बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं, उनके साथ क्या न्याय हुआ? और जो भर्तियां हैं आजकल कोर्ट एक अंग बन चुके। मैं एक एडवोकेट होने के नाते, पहले ही बड़े एडवोकेट कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि युवाओं को न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। इंसान न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाता जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इनके गृह मंत्री नहीं सुनते, इनके मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मतलब सुनानी है अपने मन की बात, इनके जन की बात सुनानी है, जनता की बात नहीं सुननी है। पता नहीं मेरे समझ तो वो मंच में भांजे भांजी आंख कहां से आते हैं? हम जैसे भांजे भांजियों से बात करने को तकलीफ क्या हो जाती है, दिक्कत क्या हो जाती है? उस समस्या को समझते क्यों नहीं है उस बात को? एक भर्ती 2020 में आती है और लगातार अटकती रहती है। अभी आपको बता दूं, मैं कई बार आपके एक मुद्दा आपको मैंने मैसेज किया था, ये बताइए जब अनरिजर्व कैटेगरी की लड़की की कट ऑफ 67.56 है तो 78 वाली लड़की के क्यों नहीं लिया गया? उसका फिजिकल करवाने के बाद 76 वाली लड़की क्यों नहीं लिया गया? ये क्यों फर्जीवाड़ा होता है? एक बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में 7 नंबर बढ़ाते हो, दूसरे नंबर के बच्चे घटाते हो एक ही एग्जाम में, क्या है व्यवस्था? पहले व्यवस्थाओं तो करो, क्योंकि जब आप एग्जाम लेने की बात करें, 1 लाख के एग्जाम लेने की बात करें, उधर ग्वालियर में बोली लगने लगी है 10-10 लाख 12-12 लाख की। हम पहले भी शिकायत कर रहे हैं, इसी मंच पे शिकायत किया हूँ कि बहुत सारे एजेंट एक्टिव हैं और एजेंट 12-12 लाख 10-10 लाख अब तो देके कह रहे हैं 10-10 लाख रुपए दो तुम अगर भर्ती है अपना सिलेक्शन, क्योंकि उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हम बात करेंगे स्कैम की, ये बात दर्ज कराएंगे नकल प्रकरण की, क्या हुआ? आप अगर कह रहे हैं कि 1 लाख पदों की भर्ती के लिए किस आधार पे करा देंगे बताइए? कोई रूल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने 13% का एक नया रूल जमा रखा है कि 87% एक तरफ और 13% रिजर्व करेंगे ओबीसी को, 13% रिजर्व करेंगे जो है जनरल को। आज इनकी सुनवाई होनी थी, आज कोई सुनवाई नहीं, आज 18 तारीख कोई सुनवाई नहीं। तो अब जो ये आदेश है दिनेश, इसको समझा दीजिए। दिनेश, जो आदेश है इसको समझा दीजिए ना, इसमें तो विवरण दिया हुआ है, आप समझा दीजिए कि इस आदेश में मैं बता रहा हूँ इसके मायने क्या है, ये बता दीजिए। इसके मायने ये है कि सबको एक साथ मनाना है, वोट बैंक को बस मनाना है, वोट बैंक को बस पटाना है, इसके मायने सिर्फ इतने हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 87% लोगों को दे दिया, सिलेक्शन दे दिया, अब 13% जो अनरिजर्व कैटेगरी है, 13% जो ओबीसी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं ओबीसी में, लेकिन जो 13% अनरिजर्व कैटेगरी है वो एक प्रकार से आप ये कहते हैं सिर्फ इसमें अनरिजर्व रहेगा, यहाँ पर वायलेशन हो जाते, इसे कहते कम्युनल रिजर्वेशन। कम्युनल रिजर्वेशन का मतलब है कि उसमें ना तो ईडब्ल्यूएस घुस सकता, ना तो उसमें ओबीसी घुस सकता, ना तो एसटी ना एससी, और इसी बात को लेकर चैलेंज किया जाएगा तो क्या करेंगे? एक बड़ी बात है इसमें, जब आपके पास आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अभी अगर रिजर्वेशन नहीं लागू हो सकता 27%, तो 14% का रूल बनाते हुए बोल दीजिए जब तक न्यायालय प्रकरण में अधीन है तब तक हम 14% पे भर्ती करेंगे और 14% पे ही ज्वाइनिंग देंगे। कोई तकलीफ ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोर्ट को दिक्कत है, ना लोग युवाओं को दिक्कत है। यहाँ तक कि जो ओबीसी के छात्रों कहते हैं भैया तुम 14% दो, कम से कम ज्वाइनिंग तो दो सही समय पर। लेकिन इनको अच्छे से पता है अगर हम 14% करेंगे तो जो वोट बैंक है, जो बाहर वोट बैंक रहता है, जिसको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है 27% से। भले 4 साल से बच्चे बर्बाद हो जाए, युवा बर्बाद हो जाए, उनकी एज निकल जाए, उनके धन संपत्ति हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये नियम अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, अपने आप में नियम बिल्कुल। ये कभी ऐसा आपने देखा कि 2-2 लिस्ट जारी हो कि एक बच्चों को रिजर्व करके रखा जाएगा, एक बच्चों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा? अब जिस बच्चों को आपने रिजर्व करके रखा है उसका कैटेगरी बता दीजिए। इनके किसी भी डिपार्टमेंट चैलेंज, ओपन चैलेंज देता हूं मैं, आपके प्लेटफॉर्म पे डिबेट करने को तैयार हूं। इनके जितना भी आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठा है, अगर कोई इनमें से कोई भी थोड़ा भी इस बात का ज्ञान रखता है इस रिजर्वेशन का, तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं मंत्री, मिनिस्टर, सबको कि 5 मिनट के इसमें डिबेट करके दिखा ले मुझे कि 13% रिजर्व यूआर और 13% ओबीसी को मुद्दे को मुझे समझा दे कि किस प्रकार से 13% यूआर में किसी को जाने से रोक कैसे सकते हो, और अगर रोक सकते हो तो क्यों रोक सकते हो? तब तो आपने सीधे सीधे वायलेशन कर दिया, आर्टिकल 16 का वायलेशन कर दिया आपने, आर्टिकल 14 का वायलेशन कर दिया। सरकार का ये पक्ष होता है कि सरकार का ये पक्ष होता है कि भाई कि पहले हम कुछ करें ना, हमने अपने भर्ती प्रक्रिया के लिए कदम उठाया, अब इस भर्ती कदम प्रक्रिया में अगर सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है तो इतना विश्वास क्यों है, क्यों इतना भाई बार बार बात आती है? हालांकि युवा भी मेरे साथ निकला है, सुन लीजिए दिनेश, पहले युवा भी लिख रहे हैं, पद वृद्धि को ज्यादातर लिख रहे हैं, वर्ग 3 के लिख रहे हैं, 50,000 की मांग कर रहे हैं, पदों की जो रिक्तियां हैं। इसमें संशय केवल इसलिए है कि पद के विवरण है उस विवरण में आपको स्पष्टता नजर नहीं आ रही, इसलिए अविश्वास है, या सरकार ने ये कदम उठाया? एक एग्जांपल देता हूँ, 18,000 प्राथमिक शिक्षक पदों पे भर्ती आई। आपने कहा कि बैकलॉग पद हम 10,000 समथिंग डाल दिए, किसके? एसटी के। तो 18,000 में 10,000 से ज्यादा पद डाल दिए, किसके? सिर्फ एसटी के, एक कैटेगरी डाल दिए।
हमें एसटी से कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, बैकलॉग पद भरिए। लेकिन वहीं पर जब आप देख रहे हैं कि 2.25 लाख बच्चों को आपने क्वालिफाइड किया है, तो क्या 8,000 में ओबीसी, 8,000 में यूआर, 8,000 में ईडब्ल्यूएस, 8,000 में महिला भी और 8,000 में जो अतिथि शिक्षक भी, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं है क्या? आपको जब 51,000 पदों की भर्ती के लिए बच्चे बात कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्या, जब आपको पता है कि 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।